डियर स्टूडेंट, आज हम आपको आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे कि आखिरकार आइडेंटिटी होती क्या है। ठीक, तो इसके लिए हम एक बीजी कथन ले लेते हैं और उस बीजी कथन के द्वारा हम समझेंगे कि आखिरकार सर्वसमीका कहते किसको हैं। ठीक है, तो आओ हम एक बीजी कथन ले रहे हैं। ठीक है, x+2 और x+3, ठीक, दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू x² + 5x + 6। ठीक, तो इस बीजी कथन को हम बच्चों आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक, जिसे हिंदी में सर्वसमीका बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक, इक्वल टू साइन के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम शॉर्टकट में LHS डिनोट कर देते हैं। ठीक, और जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में होता है उसको हम शॉर्टकट में RHS करके डिनोट कर देते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में ही हमेशा इसको लिखते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पर x की कुछ वैल्यू डालकर देखते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिया x बराबर 0, तो हमने x बराबर 0 पुट करते हैं। 0 + 2, 0 + 3 इक्वल टू 0 + 5 × 0 + 6। 2 × 3 is equal to 0 + 0 + 6। 6 is equal to 6। तो हम ये देखते हैं बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और राइट हैंड साइड में भी 6 आ रहा है। तो ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। हम ये देखते हैं कि x बराबर 0 रखने पर हमारी जो बीजी कथन था उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम x की और भी वैल्यू लेकर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल होते भी हैं कि नहीं होते, कि केवल 0 पर ही वो एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो हम और भी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं x बराबर -2 लेते हैं। ठीक, आप अपने मन से भी कोई स्वेच्छा से कोई मतलब मान ले सकते हैं। ठीक है, मेरे मन में जो आया वो मैं मान रही हूँ। ठीक है, तो हमने x बराबर -2 रखते हैं, तो -2 + 2 -2 + 3। ठीक है, -2 का होल स्क्वायर + 5 -2 + 6। ठीक, -2 + 2 0 हो गया, इंटू 1 इज इक्वल टू 4 -10 + 6। ठीक है, तो बच्चों ये -10 है। ठीक, और 6 4 क्या होता, 6 में 4 को जोड़ा था 10 हुआ, 10 - 10 करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था और ये हमारा राइट हैंड साइड था। तो इसमें भी हम देखते हैं कि
जब हम x बराबर -2 इसमें पुट करते हैं तब भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप भी x की और भी वैल्यू लेकर इस बीजी कथन में पुट करना और देखना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के कैसे आते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो इस बीजी कथन में x वेरिएबल यूज़ हो रहा है और इस x में, इस वेरिएबल में कोई भी मान हम रखते हैं और रखने के बाद हम ये देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आ रहे हैं, तो हम ये निष्कर्ष पर पहुँचे कि ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है उन्हें हम सर्वसमीका कहते हैं। ठीक है, तो एक और हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि देख एक समीकरण होता है। ठीक, तो समीकरण भी इस तरीके से ही कुछ हूबहू देखने में लगता है कि उसमें भी इक्वल टू का साइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड भी होता है और राइट हैंड साइड भी कुछ लिखा होता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि सर्वसमीका और समीकरण में क्या भेद होता है, मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो बच्चों हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, उस एग्जांपल से ये समझेंगे कि ये जो बीजी कथन है हमारा वो आइडेंटिटी है कि इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया 5x इज इक्वल टू 10। ठीक, ये हमारा बीजी कथन है। ठीक है, इसमें भी सर्वसमीका की तरह लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है और इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन भी है। ठीक, और जो हमारी सर्वसमीका थी उसमें भी यही हमारे प्रॉपर्टी थी। तो हम दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि सर्वसमीका में जो वेरिएबल हमारे आते हैं उस वेरिएबल में हम अपनी स्वेच्छा से कुछ भी हम मान ले सकते हैं, वो सभी मानों के लिए सत्य होती है। लेकिन समीकरण में सभी मान हम नहीं ले सकते। ठीक, वेरिएबल के सभी मान हम नहीं ले सकते, कुछ निश्चित ही हम मान लेते हैं। ठीक है, जो हमारे बीजी कथन होते हैं वो उनको संतुष्ट करें। बच्चों ये हमारा जो बीजी कथन है इस कथन को हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इक्वेशन कहते हैं जिसको हिंदी में हम समीकरण बोलते हैं। ठीक, समीकरण बोलते हैं। ठीक, क्यों बोलते हैं इसको समीकरण? सर्वसमीका क्यों नहीं बोल सकते, ये भी बात है। तो बच्चों इसे हम समीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने चर के केवल कुछ ही निश्चित मानों के लिए सत्य होती हैं, सभी मानों के लिए वो सत्य नहीं होती हैं। हम आपको करके दिखा रहे हैं कैसे सत्य नहीं होती सभी मानों के लिए। जैसे मान लें x इज इक्वल टू 1। ठीक, हमने x बराबर 1 ले लिया। अब देखो रखते हैं 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। क्या वो 10 के बराबर हो रहा है? देखो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। अब हमने 5 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो क्या वो 10 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि x बराबर 1 लेने पर हमारे जो ये बीजी कथन है उसमें ये x बराबर 1 संतुष्ट नहीं होता है। ठीक, क्यों नहीं संतुष्ट होता है? क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं आते हैं। ठीक, अब हमने x बराबर 2 ले लिया। अब जब हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक, जब 10 आएगा तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का जो हमारा मान 2 है वो इस बीजी कथन को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इक्वेशन में हम जो वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं उन वेरिएबल के मान हम अपनी स्वेच्छा से नहीं ले सकते हैं। ठीक, हम कुछ निश्चित ही मान लेंगे जो हमारे जो बीजी कथन दिए होते हैं वो उनको संतुष्ट करना चाहिए।
तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी सर्वसमीका होती है चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है और समीकरण में चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होती है, यह केवल कुछ निश्चित मानों के लिए ही सत्य होता है। ठीक, तो सर्वसमीका और समीकरण में यही अंतर है। ठीक है, तो बच्चों हमने पहले आइडेंटिटी के बारे में जाना कि आखिरकार आइडेंटिटी होती क्या है, और हमारी बहुत सी ऐसी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक हमारी एक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये हमारी एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है और बहुत फेमस आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी के द्वारा हम बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम आपसे ये पूछें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो मैंने लिखा है, ये ज्योमेट्रिकली रूप से इसका मतलब क्या होता है। ठीक, क्योंकि किसी का मतलब तो जानना आना चाहिए। लोग फार्मूला के रूप में तो इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने आपसे इसका ज्योमेट्रिकली मतलब पूछा था कि इसका मतलब क्या होता है, तो हम आपको बता रहे हैं कि इसका ज्योमेट्रिकली मतलब क्या होता है। ठीक, तो बच्चों हम आपसे ये कह रहे हैं कि किसी भी संख्या या वेरिएबल पर स्क्वायर लगा होता है तो वह एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो आप ये सोचोगे कि यह किस आकृति के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम इसके लिए एक मान लेते हैं सी स्क्वायर। ठीक, हमने लिखा सी स्क्वायर। अब हम वर्ग बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या किया, हमने एक वर्ग बना लिया। ठीक, और ये भी पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और हमने एक साइड मान लिया कि इसकी लेंथ c है। ठीक, तो बाकी की भी लेंथ हमारी c होगी। हम जानते हैं बच्चों कि वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू भुजा इंटू भुजा होता है। जिसे हम भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए इस वर्ग का क्षेत्रफल सी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सी स्क्वायर उस वर्ग के क्षेत्रफल को दिखाता है जिस वर्ग की भुजा की लंबाई कैसी है, सी है। ठीक, तो हम ये समझ गए कि स्क्वायर का मतलब जो होता है वो हमारा एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, किस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जो वर्ग की आकृति का होता है। ठीक है, तो बच्चों एक और हमने एग्जांपल ले लिया 2 स्क्वायर जैसे। ठीक है, तो 2 स्क्वायर उस वर्ग के क्षेत्रफल को दिखाता है जिस वर्ग की भुजा की लंबाई 2 यूनिट है। ठीक, इसी प्रकार हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को भी समझेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर उस वर्ग के क्षेत्रफल को दिखाता है जिस वर्ग की भुजा की लंबाई a प्लस बी है। ठीक है, अब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का ज्योमेट्रिकली प्रूफ करते हैं। देखेंगे कि दोनों कैसे एक दूसरे के इक्वल आते हैं। ठीक, आओ हम इसका ज्योमेट्रिकली प्रूफ करते हैं। आओ बच्चों हम सब मिलकर इसका ज्योमेट्रिकली प्रूफ करते हैं। और हमने पहले से एक वर्ग बना रखा है और मैंने इसका नामकरण भी कर दिया है PQRS। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि
वर्ग की सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इज इक्वल टू भुजा इंटू भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू भुजा इंटू भुजा होता है, जिसे हम भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो हम लोग पहले से ही जानते थे वर्ग के बारे में। अब हम यहाँ पर भुजा की एक लंबाई हम a प्लस बी मान लेते हैं। ठीक है, और हम लोगों को पता भी है कि वर्ग के सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब एक भुजा हमारी a प्लस बी होगी तो बाकी तीनों की भी भुजा भी हमारी कैसी होगी, a प्लस बी होगी। ठीक है, देखो बच्चों, जो हमारी भुजा पी क्यू है इसकी लेंथ हम a प्लस बी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारी ये लेंथ यहाँ से लेके और P तक हमारी क्या हो गई, a प्लस बी लेंथ हो गई। अब हम क्या करते हैं कि a प्लस बी को दो भागों में विभक्त कर देते हैं। ठीक है, भुजा पी क्यू को विभक्त करने के लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट लिए ले रहे हैं। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसका हमने नाम के रख दिया है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि भुजा पीके की लेंथ a है। ठीक है, और बची हुई लेंथ जो कि भुजा के क्यू की लेंथ b होगी, क्योंकि जब भुजा पी क्यू की पूरी लेंथ a प्लस बी है, यही तो माना था ना हमने, और पी के की लेंथ a है, तो स्वाभाविक है कि भुजा के क्यू की लेंथ b होगी। ओके, तो हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं आपस में, तो सभी भुजाओं की लंबाई भी हम इसी प्रकार लिख लेंगे। ठीक है, देखो हमने सभी भुजाओं को a प्लस बी के रूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब देखो इस वर्ग की सभी भुजाओं की लेंथ हमारी a प्लस बी है, तो हम बता सकते हैं बच्चों कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ओके, a प्लस बी साइड लेंथ वाले वर्ग का क्षेत्रफल a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। अगर हम इसी वर्ग के क्षेत्रफल को राइट हैंड साइड में दी हुई वैल्यू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर दिखा दें तो हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। हाँ, अब हम पॉइंट K को पॉइंट N से मिला रहे हैं। ठीक है, और इसी प्रकार हम पॉइंट N को पॉइंट L से भी मिलाएंगे। ठीक है, हाँ बच्चों, तो इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद देखते हैं कि ये जो बड़ा वाला जो वर्ग है ये हमारे 4 भागों में विभक्त हो गया। कौन सा, 1 2 3 4। ठीक है, और हम ये भी मान लेते हैं बच्चों कि जो हमारे ये 2 लाइन हैं, जो हमारा ये इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ, ये इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं। ठीक है, ओके,
जिससे कि हमें बताने में सहूलियत होगी। तो हाँ बच्चों, जो हमारा ये वर्ग है PQRS वाला, इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया था, जो कि A+B का होल स्क्वायर आया था, और हमने इसको 4 भागों में विभक्त कर लिया। ठीक है, और इन चारों भागों के एरिया निकाल लें, और एरिया निकालने पर जो वैल्यू आएगी और इन वैल्यू को हम ऐड कर दें, तो हमारा जो ये बड़ा वाला वर्ग है PQRS, ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर हम बच्चों इनको 4 टुकड़ों को अलग कर लें, तो देखो ये 4 टुकड़े हमारे इस प्रकार से निकलेंगे। ठीक है, जैसे ये बड़ा वाला ये, ठीक, 4 टुकड़े हमारे इस प्रकार निकलेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर बन गया ना। देखो बच्चों, अब हम इन टुकड़ों का एरिया निकालते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा ग्रीन वाला टुकड़ा है। ठीक है, और हमारा देखो भुजा PQ की लेंथ A है, तो इस, और यहाँ पे देखो हमने यहाँ पर पॉइंट O ले लिया था। ठीक है, मान लिया था, और जो कि भुजा NO की भी लेंथ हमारी A होगी। ओके, और PN की लेंथ A है, तो KO की भी लेंथ A होगी, क्योंकि भुजा QL की लेंथ A है। तो इस प्रकार KO की लेंथ भी हमारी कैसी होगी, A होगी। ठीक है, तो देखो, जब हम देख रहे हैं कि चारों भुजाओं की लेंथ हमारी A आ गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी भुजाएं परस्पर क्या हैं, बराबर हैं। जब बराबर है तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ग बन गया। जब वर्ग बन गया तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, A² होगा। ठीक है ना, इसका एरिया क्या होगा, A² होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इस वर्ग का एरिया A² है। ठीक, यहाँ भी हम A लिख लेते हैं, A²। यहाँ पर भी हम A² लिख लिया। ठीक, अब हम इसको अलग रख देते हैं। अब देखो इस भुजा की लेंथ A है, और ये भुजा जो है भुजा NS, इसकी लेंथ B है, और ये भुजा SM की लेंथ A है, और इसकी लेंथ भी क्या होगी हमारी, कौन सी, भुजा OM की लेंथ हमारी B होगी। ओके, क्योंकि भुजा LR की लेंथ B है। तो हम देखते हैं कि जो ये वाला भाग है, देखते हैं कि ये वाला भाग कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक, कैसे, देखो भुजा NS भुजा OM के इक्वल है, भुजा ON की लेंथ A है, और भुजा MS की लेंथ A है। तो हम देखते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस प्रकार की जो हमारी आकृति है, ये आयत की बन गई। ठीक, जब आयत की बन गई तो इसका एरिया निकालना हमको आता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, A × B होगा। ठीक है, कितना क्या होगा, A × B होगा, जिसे हम AB लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने इस टुकड़े को AB एरिया निकल आया। ठीक, इस टुकड़े का भी एरिया निकल आया, तो इसको भी हम अलग रख देते हैं। ओके, अब देखो ये टुकड़ा भी देखते हैं कि इस भुजा की लेंथ A है, और इसके सामने जो ठीक है इसकी भी भुजा
की लेंथ ए है तो आमने सामने की भुजा क्या हो रही, इक्वल हो रही हैं। और जब हमारा भुजा एम आर बी है तो भुजा ओ एल बी क्या होगी, बी होगी, क्योंकि एक दूसरे के वो समानांतर भी हैं और इक्वल भी हैं। तो हम देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये भी हमारा आयत बन गया और आयत का क्षेत्रफल निकालना आता है तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ओके। तो इस टुकड़े का जो एरिया है वो हमारा ए बी निकल आया। ठीक है, जो कि ये था। ठीक, तो इसका भी हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी होगा। तो हम इसमें लिख लेते हैं इस टुकड़े का क्षेत्रफल ए बी है। ओके, इसको हमने निकाल के रख दिया। अब देखो जो ये टुकड़ा है, देखो अब हम इस टुकड़े का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनकी भुजाओं की लेंथ क्या होगी। तो हम देख रहे हैं कि भुजा ओ एम की लेंथ बी है, भुजा एल आर की लेंथ बी है और भुजा ओ एल की लेंथ बी है और भुजा एम आर की लेंथ बी है। तो हम ये देख रहे हैं कि चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये हमारा वर्ग बन गया, एक छोटा सा वर्ग बन गया। ठीक है, अब इस वर्ग का क्षेत्रफल तो हम लोगों को निकालना आता है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल हमारा बच्चों, इसका क्षेत्रफल हमारा बी स्क्वायर होगा। ठीक, बी स्क्वायर है। ठीक, तो हमने इसका भी क्षेत्रफल लिख लिया, बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन चारों टुकड़ों को आपस में मिलाते हैं। तो हाँ बच्चों, अब हम इन जो टुकड़ों के एरिया निकाला था, अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, हाँ देखो जो ग्रीन कलर का टुकड़ा था, इस ग्रीन कलर के टुकड़े का एरिया ए स्क्वायर आया। ठीक, तो हमने इस प्रकार इसको लिख लेते हैं। ठीक, अब देखो इस टुकड़े का एरिया हमारा कितना आया था, ए बी आया था। तो हमने इसको अब जोड़ दिया। ठीक है, और इस टुकड़े का एरिया भी हमारा ए बी आया था। ठीक है, और इस छोटे से जो वर्ग का टुकड़ा हमारा, जो वर्गाकार टुकड़ा था, इस टुकड़े का एरिया हमारा कितना आया था, बी स्क्वायर आया था। तो अब हम सभी को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, देखो ए स्क्वायर प्लस, देखो ए बी हमारा क्या है, सजाती है। तो सजाती होने के कारण क्या, इनको हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने पर हमारा 2ab प्राप्त होता है। ठीक, 2ab आ जाता है। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर को हूबहू वैसे लिख देते हैं। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि जब हम बड़े वाले वर्ग का एरिया निकाला था, मतलब कि जो हमारा बड़ा वाला वर्ग था पी क्यू आर एस, इसका क्षेत्रफल ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया था। ठीक, अब हम इस बड़े वाले वर्ग को हमने टुकड़ों में विभक्त किया, जो कि हमारे 4 टुकड़े आए थे, 1 2 3 4। यदि हम इन टुकड़ों को वापस मिला दें तब भी हमारे एरिया में कोई डिफ़र तो होगा नहीं, एरिया तो वही आएगा ना जो पहले था हमारा एरिया। तो हम देखते हैं कि इन टुकड़ों को आपस में मिला देते हैं तो हमारी ये वैल्यू आती है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये वैल्यू एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। तो हाँ बच्चों, आज हमने इसका ज्योमेट्रिकली प्रूफ देख लिया और नेक्स्ट क्लास में हम एक और अपना नया एक ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे किसी आर्टिकल पर। और इस ज्योमेट्रिकल प्रूफ में यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन पूछिए और मैं आपको निसंदेह आपका हम जवाब देंगे।